हम नए विषय के साथ में संविधान का अध्ययन करें। किसका? संविधान। यहां पर कुछ बातों को समझ लेते हैं जब इस विषय का अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, काफी जो छात्र होते हैं, अक्सर छात्रों का इस विषय को लेकर यह मानना होता है कि अनुच्छेदों को अगर रट लें तो मुझे लगता है प्रश्न हमसे यूपी टीसीएस या आरओ में गलत नहीं हो। अनुच्छेदों को याद कर लेने मात्र से, याद कर लेने मात्र से यूपी टीसीएस एवं आरओ की परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे। परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं है। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। क्या करना है? इस बात को आपको एक्सेप्ट नहीं करना। आपने देखा होगा अभी हाल ही में आरओ का पेपर दिया होगा, जिससे कई आपको टेक्निकल सवाल मिले होंगे। कई छात्र अक्सर डाउट की समस्या में थे कई प्रश्नों को लेकर। आपने इससे पहले, काफी ऐसे मेरे मित्र हैं जो इससे पहले हमसे पढ़े हुए हैं और यूपी टीसीएस 2023 का पेपर उन्होंने दिया था और उन्होंने देखा था कि पॉलिटी से जो प्रश्न आए हुए थे वो आसान नहीं थे, जैसा कि अक्सर हम लोग इस विषय के बारे में सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इस विषय का हम गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। कैसे? गहनता के साथ, समझते हुए। हाँ, कई छात्रों के लिए, जिन लोगों ने हमारे साथ में अध्ययन किया है, उनके पास में अगर नोट्स बने हुए हैं तो वो केवल और केवल क्लास देखते रहें। कई चीजें हम नई जो बातें हों उनको ऐड करते रहें। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम जब इस संविधान की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हम यहां डिटेल में नहीं जाएंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान की भूमिका क्या है, इन सारी चीजों पर नहीं कर। हमें मोटा मोटी कुछ बिंदुओं को समझना होगा संविधान के दृष्टिकोण। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो पहला एक जो शब्द मिलता है वो अक्सर आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा। कोई भी किताब आप उठाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि संविधान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि संविधान ही विधि के रूप में मान्य किया जाता है, यानी कि सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होता है? सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि क्या है? तो आप कहेंगे संविधान है। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। अब जहन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर संविधान जो सर्वोच्च विधि कैसे है? इस बात को भी हमें समझना होगा। ठीक है, कि संविधान सर्वोच्च विधि कैसे? देखिएगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर बात करें, मेरी बात को समझना, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की भूमिका अहम होती। क्या होती है? संविधान की भूमिका अहम होती, क्योंकि संविधान ही वह लोकतांत्रिक देश में संविधान ही व्यक्ति
और शासक के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में संविधान को सर्वोच्च विधि के रूप में माना जाता है। इसलिए संविधान को लोकतांत्रिक देशों में संविधान को क्या माना जाता है? सर्वोच्च विधि के रूप में माना जाता है। बात समझ में आ रही है? संविधान को क्या माना जाएगा? आप कहेंगे जो लोकतांत्रिक देश होंगे, ये शब्द अपने अपने इसमें जरूर लगाइएगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोच्च विधि के रूप में हो। ठीक है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में संविधान ही सर्वोच्च होता है। क्या होता है? संविधान ही सर्वोच्च होता है। अगर ये बात मिल जाए तब भी सही है, या ये शब्द भी लिखा मिल जाए कि संविधान सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करता है या सर्वोच्च विधि होता है, तब भी बात सही है। बात को नहीं पकड़ पा रही है क्या मेरे दोस्त? देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोच्च विधि के रूप में, सर्वोच्च विधि के रूप में होता है, विधि के रूप में होता है। अगर यही दूसरे शब्दों में हम बात करें, दूसरे शब्दों में, ठीक है, तो आप कहेंगे कि संविधान ही, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोच्च होता है। क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ठीक, बात एक ही है। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। कथन कारण में कई बार आप देखते होंगे कि यहां पर ये आपसे यही लाइन रख के पूछी जाती है। अक्सर आपको हो सकता है कारण कुछ और रख दे, कथन में बताओ यही लाइन रखी हो, और यहां पर जैसा कि कल हमने आर्टिकल 13 से संबंधित जो न्याय पुनर्विलोकन की बात रखी थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रुप में हमने प्रश्नों को शेयर किया, जिसमें हमने शब्द यहां पर लगा दिया था कि सर्वोच्च विधि के रूप में न्यायपालिका होती है। ज्यादातर छात्रों का उत्तर न्यायपालिका की तरफ चले गए। उनको लगा कि न्यायपालिका सर्वोच्च विधि के रूप में होता है। नहीं, संविधान ही सर्वोच्च विधि के रूप में होता है या संविधान ही सर्वोच्च होता है, बात एक ही है। अभी इसको ज्यादा डिटेल में कि सर्वोच्च विधि के रूप में कैसा होता है, क्या होता है, इसको एक लाइन में हम और समझा दें। यहां तक बात को समझ रही है या नहीं बताइए? किसी को कोई समस्या? इस लाइन को एकदम फिट अपने दिमाग में कर लेना। कुछ भी आए, कभी भी आए जीवन में, आप इस लाइन से नहीं भटकेंगे। ठीक, इस लाइन से नहीं भटकेंगे। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि संविधान की सर्वोच्चता है लोकतांत्रिक देश में। यह बात एकदम जहन में बिठा लो। ठीक, बात समझ में आ रही है कि संविधान की किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसकी भूमिका होगी? तो आप कहेंगे संविधान की सर्वोच्चता हो। क्लियर है मेरी बात को? चलिए देखिए, यहां पर एक बात और समझनी है। क्या? हाँ, क्या कि
संविधान में क्या होते हैं? विधान या कानून होते हैं। संविधान में विधान या कानूनों का संकलन होता है, इसीलिए विधि या कानून किसमें होते हैं? संविधान में समाहित होते हैं। इसलिए ये लाइन बोल दी जाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च विधि के रूप में क्या होता है? संविधान होता है, क्योंकि इसमें कानून एवं विधान होते, इसलिए ठीक, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? सर्वोच्च होता है। यानी कि ये वाली लाइन उठा के या ये वाली लाइन उठा के यहां रख दे, बस कंफ्यूजन कराने के लिए, है कुछ नहीं, बात केवल और केवल कंफ्यूजन। ठीक, आयोग आपको केवल और केवल तराशना चाहता है, किस पर? आपकी समझ पर, बौद्धिक शक्ति पर वो तौलना चाहता है। क्या आप खरे उतर रहे हैं? यही समझना चाहता है। और जैसे यहां पर शब्दों के हेर फेर को देखते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाने लगता है, और जैसे ही डगमगाने लगता है वैसे ही प्रश्न आपके गलत है। आप कॉन्फिडेंस बना के रखें, ठीक? या अब यहां पर बात हमने संविधान के सर्वोच्चता की, एक और सवाल आता है कि संविधान की जो निगरानी है वो न्यायपालिका करती, कौन करती है? न्यायपालिका। संविधान का पहली न्यायपालिका को कहा गया है, संविधान की निगरानी न्यायपालिका करती है। ये बातें एक ही, कैसे करती है, क्यों करती है, उसके पीछे का कारण देखिएगा। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, कोई भी, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, आपको हमने कभी पिछली क्लास की होगी तो हमने आपको बताया होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो लोकतंत्र का अर्थ है क्या? देखिएगा, लोक का मतलब है यहां पर जनता, और तंत्र का मतलब है शासन। यानी कि जनता का शासन या जनता का शासन, यह हम कह सकते हैं लोकतंत्र। अभी यहां पर जब जनता का शासन आया तो तंत्र का मतलब है शासन या प्रणाली। अब जो प्रणाली जो होती है, जो शासन चलाता है, उसके पास में क्या होती है? शक्तियां होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? बिना शक्तियों के शासन का संचालन हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं। तो जो शासन का संचालन होता है वो शक्तियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? शक्तियों के माध्यम। और जनता का शासन है, और जनता के शासन जो है वो किस लिए है? तो आप कहेंगे जनता के कल्याण के लिए। जनता अपना शासन क्यों करना चाहती है? अपने कल्याण के लिए, यानी कि अपने अधिकारों के लिए। हम ये कह सकते हैं, बताओ मेरे दोस्त, अधिकारों के लिए। जनता के अधिकार और शासन अपनी शक्तियों का अधिक प्रयोग न कर दे,
एक कानून रूपी रेखा खींची गई है, जो एक कानून रूपी रेखा खींची गई है, इसी को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? संविधान। यानी कि यह मध्यस्थता निभाता है, जनता से कहता है कि आपका यह अधिकार क्षेत्र है, आप इतने में रहेंगे, और शासन से कहता है कि आपकी ये शक्तियां हैं, आप इन शक्तियों का प्रयोग। इन शक्तियों का अगर आपने अधिकारों का हनन किया तो कानून का हनन हुआ, यानी कि संविधान का हनन, यानी कि संविधान का उल्लंघन हुआ। इसीलिए हमने अभी पीछे आपसे बताया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान कोई बॉडी नहीं है। संविधान क्या है? विचार है। क्या है? विचार ही तो है। विचारों का संकलन तो ही संविधान है। बताओ, और तो कुछ नहीं है, कोई बॉडी तो है नहीं जो इनसे और इनसे लड़ सके। नहीं, जब ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ये कोई बॉडी नहीं है, ये केवल और केवल अदृश्य चीज। वो दृश्य तो है, लेकिन इसमें जो चीजें समाहित हैं वो अदृश्य है, विचार है, जिनको देखा नहीं जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है। बताइए, महसूस किया जा सकता है, तो इसको, इनके विचारों को हम अपनी भाषा में कह रहे हैं विचार, आप मत कहें। ठीक है, यहां पर कानून की बात होगी, ठीक, समझने के दृष्टिकोण से हम आपको लेके चल रहे हैं। इनके विचारों को या संविधान को संरक्षित करने के लिए, जब ये बॉडी की निगरानी संविधान कर रहा है, ये बॉडी की संविधान निगरानी कर रहा है, ये बॉडी कहीं इस बॉडी का, ये बॉडी कहीं इस बॉडी का अतिक्रमण ना कर दे, इसके लिए तो जो लाइन खींची है वो संविधान है। लेकिन इस लाइन की निगरानी कौन करे? तो एक अलग बॉडी है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? इस लाइन का क्या करती है? तो आप कहेंगे निगरानी करती या संविधान की निगरानी। इसीलिए संविधान का पहली बोला। बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ये सब चीजें आपको कहीं लिखी नहीं मिलेंगी, आपको समझना होगा। यही एग्जाम में आपके सामने कथन एवं कारण के रूप में चीजें प्रेजेंट होती, तब पता लगता है कि अरे गलती हो गई। गलती क्यों हो गई? क्योंकि आपने चीजों को समझ नहीं पाए। इसलिए तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा है कि संविधान होता क्या है, संविधान की क्या भूमिका है, और संविधान की निगरानी क्यों की जाती है, कौन करता है, और संविधान की जरूरत। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में जनता के अधिकारों का हनन ना हो सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक देशों में जनता के अधिकारों का हनन ना हो, हम कह सकते हैं एक लाइन में। इसीलिए तो संविधान की आवश्यकता है मेरे दोस्त। बताओ, अगर हम ये लाइन कहें तो क्या गलत साबित होगी? बताओ मेरे दोस्त, क्या गलत साबित होगी? नहीं, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल। हाँ, भागिएगा मत, बौद्धिक विकास कर लीजिएगा। पता लगे कि एग्जाम हॉल में आपको शटरिंग गिनना पड़े, तो वहां शटरिंग गिनने से बेहतर है
यहाँ चीजों को समझ। ठीक, अभी हो सकता है आपको लग रहा हो क्या रे बड़ा बेसिक चीजें बता रहे, लेकिन हमने पर्टिकुलर आपका टेस्ट करके देख लिया, समझ लिया है चीजों को कि आप बेसिक क्वेश्चन ही नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक, बाकी आपका अपना विचार है, क्लास करना है नहीं करना है नहीं करना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं रोहित मिश्रा करवा देंगे आपसे। ठीक है, आपसे बोल ही सकते हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन की शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग, शासन की शक्तियों का अधिक प्रयोग ना किया जा सके, इसलिए संविधान का होना अति आवश्यक है। हम कह सकते हैं, बताओ, कह सकते हैं अगर जो बात हम यहां शब्द रख रहे हैं वही शब्द हम यहां प्रयोग कर सकते हैं, बताओ। तभी तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में संविधान की निगरानी की भूमिका या संविधान के निगरानी की भूमिका न्यायपालिका की अहम हो जाती है, ये भी शब्द हम कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान के निगरानी की भूमिका लोकतंत्र की अहम हो जाती है। अगर हम ये बात भी कह दें तो क्या गलत होगा, बताओ, कोई गलत होगा नहीं। मैं मान के चलूं कि ये तीनों बातें हम कहें तो क्या हम सत्यता की पराकाष्ठा पर खड़े उतर रहे हैं? हैं? बताओ, क्यों बेकाशी, क्यों नहीं कह सकते हैं? हैं? अगर हम ये बात जो अभी हमने बोली है ये कह सकते हैं तो तीन चार बातें एकदम स्पष्ट हो गई। हाँ, तीन चार बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि संविधान की भूमिका है क्या, संविधान होना क्यों चाहिए, संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ रही, ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई। कोई दिक्कत? और बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, ममता जी, सदब जी, और भी लोग बोलिएगा, बाकी लोग क्या मानते हैं इस विषय? हम्म, चलिए, देखो, जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं तो हम इस विषय से संबंधित यानी कि संविधान, ये तो हम समझ जाते हैं कि संविधान का अर्थ होता है, कई कई किताबों में लिखा मिल जाता है, हम पढ़ भी लेते हैं अक्सर कि भाई किसी भी देश के संचालन करने के लिए संविधान की अहम भूमिका है। ये भी हम पढ़े आराम से पढ़ते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, रात दिन एक लगा देते हैं। लेकिन आज हमने फर्स्ट स्टेप में इस बात को समझा है, दूसरे स्टेप की तरफ हम चलते हैं। किधर? दूसरे स्टेप में हम कहते हैं, आप लोगों ने, हमने, आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा
कोई भी किताब आपने अगर अध्ययन की होगी संविधान की, तो ये भी अध्ययन किया होगा कि किसी भी देश के संचालन करने के लिए शासन प्रणाली की अति आवश्यकता होती है। शासन प्रणाली की अति आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। यानी कि बिना शासन प्रणालियों के तहत किसी भी देश का शासन का संचालन नहीं हो सकता। किसी भी देश का शासन का संचालन नहीं हो सकता। शासन का संचालन नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल एकदम सत्य है। अब पहले नंबर पे तो हमने लोकतंत्र शासन प्रणाली देख ली। हम और भी कई चीजों को समझते हैं। देखिएगा, जब तक हम इन शासन प्रणालियों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम विषय में भले ही एंटर कर जाए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम चीजों को एकदम बारीकी से पकड़ते हुए चलते, ठीक है, बारीकी से पकड़ते हुए चलते। हम किसकी बात कर रहे हैं? शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। अब देखिएगा, अगर हम किसी भी देश में शासन प्रणाली के अध्ययन के शासन प्रणाली का अगर हम देखें तो पहले नंबर पे या तो लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, या क्या हो सकता है और भी कई हैं, उनकी तरफ नहीं चल। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं संघात्मक व्यवस्था हो सकती है या एकात्मक व्यवस्था हो सकती है। तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली हो सकती है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन्हीं शासन प्रणालियों के तहत किसी भी देश का संचालन, किसी भी देश का संचालन इन्हीं शासन व्यवस्थाओं से हो रहा होगा। आज की बात नहीं कर रही है, आधुनिक काल की बात नहीं कर रही है कि भाई जब से संविधान निर्माण हुआ तब से इन व्यवस्थाओं के तहत में शासन का संचालन हो रहा। इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में राजतंत्र शासन प्रणाली चल रही है। इसके बाद में इसके बाद में आप पाएंगे सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिली। आप ये भी कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने शासन का संचालन कर रही थी उस समय अधिकारी तंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन जब भारत में संविधान लागू हुआ तब भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली की व्यवस्था के माध्यम से संचालन किया। यानी कि जब से दुनिया, मेरा कहने का अर्थ यहां समझ रही, जब से दुनिया में समाज का निर्माण हुआ है, राष्ट्र का निर्माण हुआ है, तो किसी भी राष्ट्र का संचालन किसी न किसी शासन प्रणाली के माध्यम से ही होता। बताइएगा, आप भारत में अगर हड़प्पा कालीन व्यवस्था पढ़ते हैं तब भी आप शासन की बात करते हैं या नहीं, कि भाई शासन का संचालन कैसे होगा। आप अगर वैदिक काल पढ़ते हैं तब भी शासन के संचालन की बात देखते हैं। आप अगर मौर्य का पढ़ते हैं तब भी आप देखते हैं कि शासन संचालन की व्यवस्था क्या थी। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तब भी देखते हैं कि शासन संचालन की जो पद्धति थी वो किस तरीके की थी। और जब आप
1757 के बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में या बक्सर के युद्ध के बाद में, जब ब्रिटिश यहां पर शासन पूर्ण तरीके से भारत में शासन का संचालन कर रहे थे, तब भी आप समझने की कोशिश करते हैं कि इनके शासन संचालन करने की व्यवस्था क्या क्या था, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते। लेकिन जब हम आधुनिक इतिहास के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं कि किसी भी देश में अगर संविधान के माध्यम से शासन का संचालन किया जा रहा है, तो वहां पर शासन संचालन करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियों की आवश्यकता होती है। मेरे दोस्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम दिमाग में फिट कर लेना। पीसीएस की ये मांग ठीक। चलिए, बाकी आप लोग सीरियस हैं, ठीक है, ये हमको पता है। जो लोग सीरियस नहीं है वही तो क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सीरियस है वो क्लास कर रहे हैं। हाँ, चलिए, तो देखिएगा, अब लोकतंत्र हो चाहे संघात्मक हो चाहे संसदीय हो, इनको जब तक हम किसी के साथ में अंतर नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने लोकतंत्र के साथ में राजतंत्र शासन प्रणाली को लिखा, इसीलिए हमने संघात्मक के साथ में एकात्मक लिखा, इसीलिए हमने संसदीय के साथ में अध्यक्षात्मक लिखने को। तो हम कई प्रकार की शासन प्रणालियों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उन सब की तरफ नहीं जा, ज्यादा नहीं, इतना भी ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, क्या अनावश्यक हो जाए, ठीक, आवश्यक ही बना। देखिएगा, अगर हम पहले इस व्यवस्था को समझ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन की है, राजतंत्र व्यवस्था अक्सर हमने सुना है या आप लोगों ने खुद सुना होगा कि राजतंत्र का मतलब होता है कि सारी शक्तियां राजा के हाथ में। क्या होना, राजतंत्र व्यवस्था में सारी शक्तियां राजा के पास होती, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्र व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है, केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है, ये कह सकते हैं केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है राजतंत्र व्यवस्था में। और अगर केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है तो एकात्मक शासन प्रणाली होगी, होगी या नहीं होगी। राजा एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है जहां राजा कल्याणकारी होगा, तो वहां संघात्मक ढांचा भी देखने को मिलेगा। यानी कि ज्यादातर हमें एकात्मक शासन प्रणाली नजर आए, तो राजतंत्र शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है, जिसके तहत में वो एकात्मक शासन प्रणाली नजर, यानी कि केंद्रीय सत्ता का मतलब यह है कि राजा के पास में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शक्तियां मौजूद होती हैं।
अगर राजा के पास में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियां मौजूद होती हैं तो जनता के अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे? जनता के अधिकार क्या सुनिश्चित हो सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जनता के अधिकार सुनिश्चित तो होंगे नहीं, होंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी कि यहां पर जनता का कल्याण ना के बराबर होने की संभावना हो। राजतंत्र व्यवस्था में जनता का कल्याण ना के बराबर होने की संभावना होती। इसीलिए एक बात हमारे दिमाग में स्पष्ट होती जा रही है, क्या कि जिन देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है उन देशों में ज्यादातर संघात्मक शासन प्रणाली। ये बात भी हमारे जहन में इतनी ही लाइन से क्लियर हो गई। क्या हम कह सकते हैं ये बात? बताओ मेरे दोस्त, क्या ये बात हम कह सकते हैं? अरे भाई बोलो, ये तो आप भी बता सकते हैं यस या नो। हाँ? सतपाल जी, आप कितने हद तक सहमत हैं हमारी बात से? या या तो दो बातें हमको यहां स्पष्ट हो रही हैं कि जिन देशों में सेंटेंस मिलेगा सीधा सीधा, जिन देशों में राजतंत्र व्यवस्था होगी उन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली होगी होगी और जिन देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली होगी उन देशों में संघात्मक ढांचा होगा। या अगर एनसीईआरटी की आपको क्लास होगी यार, लोकतंत्र और संविधान वाली, जो आप लोगों ने की थी, यूट्यूब पे हमने चलाई थी और आप लोगों ने क्लास भी की, अगर याद होगी तो उसमें पहली लाइन थी कि जिन देशों में लोकतंत्र होगा उन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली होगी, उन देशों में लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान होगा, उन देशों में मौलिक अधिकार होंगे, उन देशों में धर्मनिरपेक्षता होगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं, हाँ या ना? देख लो भाई आराम से। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जिन देशों में लोकतंत्र होगी उन देशों में संघात्मक होगा, संघात्मक होगा लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा तो मौलिक अधिकार होंगे और मौलिक अधिकार होंगे और धर्मनिरपेक्षता भी होगी। ये चार बातें हम एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे, एकदम फिट कर लेंगे, इनसे ना नुकुर होगा ही नहीं कभी, इनसे ना नुकुर होगा ही नहीं। और पांचवी बात अभी हम फिट करवा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जिन देशों में लिखित संविधान होगा उन देशों में न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की पहरी, यानी कि संविधान का पहरी कहा जाता है न्यायपालिका को। किन देशों में? जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों में
संविधान को क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी। ये भी बात हम कह सकते हैं। तो 4-5 बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि लोकतंत्र होगा, संघात्मक ढांचा जरूर होगा। हाँ, एकात्मक के अंश मिल सकते हैं, वो चीज अलग है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी इस लाइन पर केवल रहिएगा, ठीक? यहीं से सवाल आएगा आपसे परीक्षा में। लोकतंत्र होगा, संघात्मक ढांचा होगा, लिखित संविधान होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, धर्मनिरपेक्षता होगी और न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। ये 5 बातें दिमाग में बिठा, चौथा कुछ अगला कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये 5 बातें आपको मिलती हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना अति आवश्यक है, आप कहेंगे बिल्कुल। किसी भी लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता का होना अति आवश्यक है, आप कहेंगे बिल्कुल। किसी भी देश में न्यायपालिका की, लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है, आप कहेंगे बिल्कुल। याद रख लो, एकदम दिमाग में फिट करो कदम जी, एकदम फिट कर लो। हम एकदम नए मूड से उतरे ही हैं, देखते हैं कि कैसे पीटी नहीं होता है। कर लिया, इतनी बातें स्पष्ट हैं। हाँ, इतनी बातें स्पष्ट हैं। यस, आपको इन बातों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन बातों में से कोई भी लाइन लिखी मिल जाए, आप यहां कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहना, बिल्कुल मत रहना, ठीक? बिल्कुल भी मत। आप ये सोचना ही नहीं कि ये हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, आप कहेंगे होगा, बस, ठीक? और एक बात और याद रखना, ये भी याद कर लेना कि ये होगा तो ये जरूर होगा, 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 ये होगा तो ये जरूर होगा और ये जरूर होगा, ठीक है? ये सारी चीजें होंगी, बस हो गया। ठीक है, और यही तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब रटना ही नहीं है विशेषता। कोई पूछ दे भारतीय संविधान की क्या विशेषता, लोकतंत्र की जो विशेषता है वही भारतीय संविधान की विशेषता है। आपसे कोई सोते में पूछ दे कि अमेरिका के संविधान की क्या विशेषता है, लोकतंत्र की जो विशेषता वही वहां के संविधान की विशेषता। बताओ, कोई दिक्कत? हमने एक लाइन ही लगाई है कि जिन देशों में लोकतंत्र चल रहा होगा उन देशों में ये चीजें दिख रही होंगी। अब आपको रटना है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अरे ये मूर्ख लोग रटते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। कितने लोग मानते हैं कि ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? बताओ, है? कितने लोग मानते हैं? कभी लोग मानते हैं? आपसे पूछ दिया जाए कि अमेरिका के संविधान की क्या विशेषता है, आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नेपाल का संविधान बना है उसकी क्या विशेषता है, आपको तो यही देखना है कि लोकतंत्र है या नहीं। आपने कहा अच्छा लोकतंत्र है, ये चीजें होंगी, 100% होंगी, है? होंगी या नहीं? बताओ।
अरे भैया और लोग बोलो। होंगी। दुनिया का कोई भी देश जो लोकतांत्रिक है उसमें ये विशेषताएं होंगी। ना नुकुर की बात ही नहीं है, है? ना नुकुर की कोई बात नहीं। ठीक। चलते हैं। अब लोकतंत्र बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलना, बस अब लोकतंत्र के बारे में आपको पता लग गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है यह बात आपको पता लग गई होगी। लोकतंत्र क्या है यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं, ये सब मत रटना। ये बच्चे रटते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये सब बच्चे रटते हैं। ठीक है, आप आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दे रही हैं, ये पुलिस वाले रटते हैं। आईएएस पीसीएस वाले ये नहीं रटते हैं। आईएएस पीसीएस वाले ये चीजें याद रखते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखते हैं। आईएएस पीसीएस वालों से ये चीजों की डिमांड मांग की जाती है। क्या आप ये चीजें समझ रही हैं? हाँ, आईएएस पीसीएस वालों से ये नहीं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नहीं, ये बच्चों का काम है। आप बच्चे थोड़ी नहीं है, आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बच्चे रटते हैं, है? हाँ, यही चीज आप ये चीजें कभी नहीं रटेंगे। आपको कहीं लिखा भी मिल जाए इग्नोर कर देना, अरे ठीक है। हाँ, इन सबको नहीं देखना है, इन सबको नहीं समझना है। अगर हमें करना ही है तो हमें समाजवाद लोकतंत्र को पढ़ना होगा। हमें ये तो नहीं देखना होगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। अरे बाप रे, ये मूर्खों का काम होता है। ठीक, ये सब आपसे सवाल पूछा भी नहीं जाए। आप आए एकदम आपने जी सर बोल दिया, बड़ा गजब है कॉन्सेप्ट, है राहुल जी। राहुल जी भी कानपुर से हैं। हाँ, चलिए। हाँ, और ये भी एक वकील हैं, और कानपुर से ही एक वकील थे जॉली एलएलबी 2। हाँ, ये भी वकील हैं, समझ लीजिएगा। जिन लोगों ने जॉली एलएलबी 2 देखी होगी मूवी, उनको पता लग गया होगा राहुल जी का स्टेटस किस तरीके के व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं इसलिए ठीक है। हाँ, हम उनसे बोल देते हैं एक आध। यहां तक बात स्पष्ट है। अब हम इस दूसरे पड़ाव की तरफ चले। हैं? यहां तक बात स्पष्ट है, दूसरे पड़ाव की तरफ चले। बताइएगा, कोई डाउट है किसी को? नहीं? क्लियर? यस। अब होना भी नहीं चाहिए। और यही 5 बातें, जो 4-5 बातें आपको हमने लिखाई हैं, यही आपको एग्जाम में डिट्टो लाइनें मिलेंगी, डिट्टो। और छात्र अक्सर गलत करते हैं इन्हीं बातों। ठीक, छात्र अक्सर गलत करते हैं इन्हीं बातों। इसलिए तभी तो अब की बार में जब हम इस विषय को पढ़ाने के लिए आए तो हमने सोचा एकदम जीरो से चलेंगे, एकदम बेस।
बना दो। हाँ, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है कि शासन की जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्रीय शक्ति के हाथ में केंद्रित होनी चाहिए। केंद्रीय शक्ति, जो केंद्रीय शक्ति होगी उसी के हाथ में शासन की सारी शक्तियां, शासन की सारी शक्तियां मौजूद होंगी। और शासन की सारी शक्तियां कहने का अर्थ यह है कि कार्यपालिका, न्याय, विधायिका और न्याय, यही तो है, यही तो है। तो यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां यानी कि केंद्र के पास मौजूद होती हैं। केंद्र के पास में अब आपको लाइन लिखी मिल जाएगी कि एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र के पास में न्यायपालिका शक्तियां मौजूद हैं। अब बत्ती गुल, ये पता नहीं क्या बात बोल रहा है, ये तो पढ़ने में नहीं आया। नहीं, आपको अभी बताया, आपको अभी बताया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारी शक्तियां मौजूद हो। ठीक, एकात्मक शासन प्रणाली लाइन ये नहीं पूछेगा, लाइन ये नहीं पूछेगा, लाइन ये रखेगा। यही बात को आपको पकड़ना है। और इसी लाइन को लेकर अक्सर छात्र कंफ्यूजन में होगा कि पता नहीं, शक्तियों का मतलब यहां पर क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही शक्तियां हैं। ठीक है, और एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय शक्ति के पास में मौजूद होती है, केंद्रीय सत्ता के पास में मौजूद होती है सारी शक्ति। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अगर इन तीनों में से कोई एक बात रख दी जाए कि एकात्मक शासन प्रणाली के पास, एकात्मक शासन प्रणाली के तहत में केंद्रीय सत्ता के पास में कार्यपालिका की सारी शक्तियां मौजूद होती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। विधायिका की सारी शक्तियां मौजूद होती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। विधायिका एवं कार्यपालिका की सारी शक्तियां मौजूद होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे रख दिया जाए कि एकात्मक शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तीनों शक्तियां मौजूद होंगी, आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक, बात समझ में आ रही है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियां मौजूद हो। ठीक है, देखिएगा, मैं आप लोगों से थोड़ा अनुमति चाहता हूं। एक्चुअली में हमें एक जगह थोड़ा जाना है। ठीक है, 8 बजे, नाराज मत होइएगा। और वहां पर बहुत अर्जेंट काम है इसलिए। ठीक है, तो नाराजगी की कोई बात नहीं है। अभी आपकी क्लास यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। मैं माफी मांगता हूं कि आपका मैं ये टॉपिक पूरा नहीं करा पाया, इसके लिए मैं क्षमा। कि लंबी लंबी बातें तो बोल दिया, कि आपने मोटिवेशन भर दिया, हम आ गए और आप अक्बर टॉपिक छोड़ रहे हैं। आपको कल हम ये पूरा टॉपिक क्लियर करा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं और 9:30 बजे से आपकी हम मेंस की क्लास लेंगे। ठीक है, 9:30 बजे। अभी दीप्ति मैम की आज क्लास नहीं होगी, वो कहीं पर अभी जा गई हुई है। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पा रही, हो पाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जितनी बातें समझाई हैं
यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है नहीं? बताइएगा, किसी को कोई समस्या? एक बार आप हमें निश्चिंत कर दें तो ताकि हम जाएं तो हम ये सोचें कि हाँ, जो पढ़ाया उससे आप सभी लोग संतोषजनक हैं। हाँ, ठीक। अरे संडे वाली हो जाएगी, पहले मंडे वाली तो क्लास कर लो गुरु, है भड़बड़ा काय रहे। पहले निबंध तब लिख पाओगे जब यहाँ अरे एनसीईआरटी रोको भाई, अभी हम किसी काम में बिजी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हम कर देंगे यार, हमने बोला है हम कर देंगे एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, अभी मैं थोड़ा हमें बिजी है भैया, इतना काम है, इतना काम है, हमें अपना भी तो, आपको जानते हैं, आप तो हम पे प्रेशर बना देते हैं, हम आप पे अपना प्रेशर बना देते हैं, दोनों लोग, ठीक है, अच्छी बात। आप देखिएगा कि सुबह हमारा 5 बजे आपको मैसेज चला जाता होगा ग्रुप में, हम पढ़ के उठ रहे होते हैं उस समय, हम 6 बजे सो रहे हैं, 9 बजे जग रहे हैं, सुबह 6 बजे सोते हैं, पता लगे 5:30 बजे, है? तो ये चीज समझो इस बात को, है? हाँ, मैं थोड़ा अभी मैं हम अपना व्यवस्थित कर लें, मैं थोड़ा हम भी अपना व्यवस्थित कर लें, ठीक है, एग्जाम हमें भी देना है? हाँ, ये सब नहीं चीजें करनी है ज्यादा, अरे हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि जो लोग जुड़े ईमानदारी से पढ़ लें, भला हो जाए तो कम से कम नाम तो लेंगे, ठीक है, क्या हाँ कैरियर पथ में जुड़े थे, या सिलेक्शन हो गया, ठीक। हाँ, ठीक, ये चीज में हम ज्यादा वो रखते हैं विश्वास कि चलो ये कम से कम कल हमारा या दीप्ति का, किसी का, जो भी लोग हम दोनों से जुड़े हुए हैं, हमारा और आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो कम से कम नाम तो लोगे कि यार उनका भी हुआ, देखो हमको पढ़ाई, हमारा भी हो गया। हम तो इस दिशा में काम करते हैं, हमें बहुत ज्यादा वो थोड़ी नहीं, डेली ऑफर आती है, फलानी जगह आ जाइएगा, आपको क्लास करनी है, हमारे साथ मर्ज कर लीजिएगा, नहीं, ये सब नहीं करना, मर्ज अर्ज थोड़ी नहीं करना है, ना मर्ज करना है ना ये चलाना है, जिस दिन ये चलाना होगा उस दिन धुआंधार तरीके से एकदम उतर जाएंगे, ठीक, उस दिन एकदम भौतिकतावादी चीजों के साथ उतर, हाँ, उस दिन तुरंत ये हटा देंगे ब्लैक बोर्ड एक झटके में, तुरंत, और सारी चीजों पे एकदम लग जाएंगे कि नहीं अब यही करना। अरे ये सब नहीं करना, ठीक है, जो आ रहे हैं उनसे हमारा उद्देश्य रहता है कि ठीक है पढ़ लो यार, कम से कम नाम तो लोगे। हाँ, हाँ, चलिए, ओके, तो कल अभी 9:30 बजे मिलते हैं। हाँ, वही चीज है, ठीक है, अरे हमें आपका भी दिलवाना है और अपना भी लेना है, ठीक है, हाँ, ये चीज भी है, ये सब चीजें तो बात की बात है। हाँ, हाँ, आपका भी दिलवाना है, अपना भी लेना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सब चीजों से जीवन थोड़े नहीं चलेगा। क्या यही सब करने आए थे दिल्ली? नहीं, सिलेक्शन लेने आए थे, तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, ये गारंटी है। ऐसा कंटेंट दे देंगे कि कहीं नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपया फीस दे आओगे, कंटेंट नहीं मिलेगा, सच बता रहे हैं, 2 लाख रुपए फीस दे आओगे। लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात करते हैं, हमने बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ के छोड़ छोड़ दिया है, सबका हमें कंटेंट पता है कि तुम क्या दोगे, ठीक है, हाँ, हाँ, यस,